जय हिंद, वेलकम टू हेल्प किट नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बात की गई है। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 53 को पढ़ा था। उस क्लास का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारे राष्ट्र का यानी हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कितने लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिए। इस क्लास में हम राष्ट्रपति के जो मतदान होता है तथा जो मतदान का प्रोसेस होता है तथा जो मतदान होने के बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो काउंटिंग होती है यानी कि चुनाव होने के बाद उसकी गिनती कैसे होती है इसके विषय में संपूर्ण हम बात करेंगे। हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो बात की गई है वो आर्टिकल 54 में बात की गई है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा? वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इस इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कैसे लोग होते हैं, कौन से लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि जो भाग लेते हैं? इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे कि लोकसभा के केवल निर्वाचित सांसद यानी कि ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा। जो हमारा लोकसभा होता है उसमें जो केवल निर्वाचित सांसद होते हैं जो जनता के द्वारा चुन कर भेजे जाते हैं वह उसके चुनाव में भाग लेंगे। तथा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सांसद जो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तथा सभी राज्यों के केवल निर्वाचित एमएलए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल निर्वाचित यानी कि जिनको जनता ने चुना है, जिनको जनता ने चुना है। ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के जितने भी एमएलए हैं जिनको जनता, एमएलए यानी कि विधायक जो होते हैं उनको जनता जो चुनती है, सभी राज्यों के जो है एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जब हुआ था तो दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलए को भी जोड़ दिया गया था। क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है इसलिए वहाँ के एमएलए भी 1992 में 17वां संविधान संशोधन करके इनको जोड़ दिया था जो कि 1995 के इलेक्शन में प्रभावी हुए थे। अब बात यहाँ रही कि केवल निर्वाचित इसमें सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के एंड सभी राज्यों के एमएलए। कौन कौन लोग हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? जैसे हमारे एमएलसी आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हालांकि 6 राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ के जो एमएलए होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तथा जो मनोनीत यानी कि नॉमिनेट मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के तथा जो एमएलए होते हैं नॉमिनेटेड वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। नॉमिनेटेड का मतलब यहाँ पर है कि जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था तथा लेकिन इस टाइम इसे अब समाप्त कर दिया गया है। इन 2 को अब समाप्त कर दिया गया है। तथा राज्यसभा में 12 मेंबर को हमारा राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता था जिसमें से 2 आंग्ल भारतीय भी रहते थे। 2 आंग्ल भारतीयों को अब समाप्त कर दिया गया है। तो 10 जो मेंबर हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं वह कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, अन्य क्षेत्र से होते थे। उनको राष्ट्रपति हमारा नियुक्त करता है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा, राज्यसभा,
वही एमपी भाग लेते हैं तथा सभी राज्यों के एमएलए जो निर्वाचित होकर आते हैं विधानसभा में सभी राज्यों के, वह भाग लेते हैं। होप यू आपको ये समझ आया होगा कौन कौन लोग जो है जो वह भाग लेते हैं। ये कोई कठिन नहीं था, एकदम आसान है। केवल जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मोटे मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कि कोई क्लास है, किसी क्लास में किसी को मॉनिटर बनाया जाता है, उस क्लास के बच्चों द्वारा ही किसी एक व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाता है, तो वह हो गया डायरेक्ट मॉनिटर बनाया गया। लेकिन उसी क्लास में जो अध्यापक होता है किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना देता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रूप से। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट रूप से। यहाँ पर भी एमएलए और एमपी जो होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन यही लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जनता सीधे तौर पे इसमें भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के विषय में और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तथा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बीच में कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव जो हमारे देश में है, राष्ट्रपति का होता है एंड उपराष्ट्रपति का होता है एंड राज्यसभा के सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य का। जो हमारे राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति एंड राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि इसमें जो इनका जो चुनाव होता है इसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, जनता सीधे वोट नहीं देती है, वह इनडायरेक्ट रूप से इनका इलेक्शन होता है। इसमें जनता के प्रतिनिधि इनके चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे कि लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर एंड विधानसभा के मेंबर जो विधायक और सांसद होते हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव, हमारे देश में लोकसभा का होता है, विधानसभा के सदस्य क्या होता है यानी लोकसभा के सदस्य का, विधानसभा के सदस्य यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य का एंड पंचायत के चुनाव। जो पंचायत के चुनाव होता है उसमें ग्राम पंचायत यानी कि जो हम कहते हैं यूपी में जैसे प्रधानी का चुनाव वो भी डायरेक्ट होता है। ब्लॉक पंचायत के मेंबर का जो चुनाव होता है वो भी डायरेक्ट होता है। यानी कि जो बीडीसी का चुनाव होता है जिसे हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है वो भी डायरेक्ट होता है। तथा जिला पंचायत यानी कि जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी डायरेक्ट होता है। लेकिन ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, इनका जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि इसमें जो इनका जो चुनाव होता है इसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा के सदस्य का होता है एंड विधानसभा के सदस्य और पंचायत चुनाव में होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जनता सीधे वोट करती है। जैसे कि 2022 में अभी चुनाव आने वाले हैं, कौन सा, यूपी में विधानसभा का। तो उसमें विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसमें जो विधायक बनेंगे हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र से डायरेक्ट वोट देने जाती है। यानी कि डायरेक्ट वोट देती है सीधे तौर पे, जिसे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यही है कि जिसमें जनता डायरेक्ट यानी कि सीधे वोट देती है, जिसको उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्टिकल 55 के विषय में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के विषय में बात की गई है। यानी कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके विषय में बात की गई है। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन की यानी कि का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 55 में दिया गया है। आर्टिकल 55 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि एकरूपता होनी चाहिए। एकरूपता का मतलब क्या है कि सभी राज्यों के मापन में एकरूपता होनी चाहिए। यानी कि जो राज्यों में जो जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं, सभी राज्यों की जो वोट का वैल्यू होगा वह सभी राज्यों में जो भी नियम लगेगा
वो जो भी मेजरमेंट होगा वो उसमें क्या होगा, एक एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि वो भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। जो भी मेजरमेंट का तरीका होगा वह यूनिफॉर्मिटी होगा, इसी को कहते हैं एकरूपता होगा। तथा आर्टिकल 55 का क्लास 2 क्या कहता है कि मत मूल्य यानी कि वोट वैल्यू ऑफ किसका, एमपी और एमएलए का जो वोट वैल्यू है। वोट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि केंद्र में क्या है, एमपी होते हैं और राज्यों में एमएलए होते हैं। केंद्र में एमपीओ की संख्या देखा जाए लगभग 750 या 800 के करीब में, तथा राज्यों में जो एमएलए की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 4100 या 4200 के करीब में। तो यहाँ पर संख्या यहाँ हम देखेंगे संख्या क्या है, एक का संख्या ज़्यादा है, एक का संख्या कम है। तो इनका जो वोट वैल्यू होगा, उनके वोट वैल्यू का जो भी मत होगा, जो मूल्य होगा, वो उसके विषय में आर्टिकल 55 का क्लॉज 2 में बात की गई है। तथा इनके जो वोट वैल्यू का, एमपी और एमएलए का जो वोट वैल्यू है, उसमें क्या होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि समान होनी चाहिए। जो वोट वैल्यू एमपी का हो वही वोट वैल्यू सभी राज्यों के विधायक का होना चाहिए। एमपी का मतलब यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों के जो एमपी का वोट वैल्यू होगा और वो तथा और सभी राज्यों के एमएलए का जो वोट होगा वो वोट वैल्यू, वोट क्या होगा, एक बराबर होना है। इसको अभी आगे हम एग्जाम्पल के द्वारा और समझेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 55 का यानी कि 55 का क्लॉज 3 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति का मतदान होगा वह गुप्त होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट। राष्ट्रपति का जो मतदान होगा वह गुप्त रखा जाएगा, यानी कि कोई मतलब नहीं है कि शो ऑफ करके राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वह गुप्त मतदान होगा। तथा जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया अपनाई जाएगी चुनाव में, वह क्या होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल स्थानांतरित मत प्रणाली। यहाँ स्थानांतरित की जगह संक्रमणी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानांतरित बेहतर समझने के लिए वर्ड है। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इतने बड़े वर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि एक कौन सा सिस्टम है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल स्थानांतरित मत प्रणाली के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा राष्ट्रपति का जो है वह चुनाव होता है, यानी कि वोटिंग होती है। लेकिन ये सिस्टम क्या होता है, इसको आगे हम अभी विस्तार से समझेंगे। जो इस सिस्टम में जनसंख्या जो लिया जाता है वो आधार वर्ष क्या है, 1971 का जनगणना पे आधारित है। जो वोट वैल्यू जब हम इसका निकालते हैं तो उसमें जो जनगणना यानी कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर सभी राज्यों का जो जनसंख्या लिया जाता है, मतलब कि जनसंख्या आधार पर ही वोट वैल्यू निकलती है। तो राज्यों का जो जनसंख्या है वो 1971 के आधार पर लिया जाता है। अब आर्टिकल 55 का 2 यानी कि वोट वैल्यू क्या होता है, इसको हम समझेंगे। वोट वैल्यू और समतुल्यता। वोट वैल्यू का मतलब जैसे कि राष्ट्रपति हमारा जो होता है, राष्ट्रपति जो हमारा होता है वह केंद्र का भी होता है एंड राज्य का भी होता है। केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका वोट वैल्यू, तथा राज्य में जो एमएलए होते हैं सभी राज्यों में उनका वोट वैल्यू वह इक्वल होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं समतुल्यता। कि केंद्र का जो वोट वैल्यू यानी कि एमपी का तथा राज्यों के जो एमएलए हैं उनका वोट वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि यदि मान लें हम यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 है होना चाहिए। 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन यह क्या बोलता है, समतुल्यता का मतलब यही है। यहाँ पर देखिए संघ और राज्यों के बीच समतुल्यता होना चाहिए, यानी कि पैरिटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राज्यों और संघ के बीच में समतुल्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 55 का क्लॉज 2 में यह दिया गया है। जैसे कि लोकसभा, यहाँ देखिए कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 550 प्लस 2 का यहाँ मतलब है जो 2 आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे लोकसभा में, उनको अब तो समाप्त कर दिया गया है। और तथा ये 545 सीटें थी जिसमें 2 एंग्लो इंडियन भी शामिल थी।
545 जो सीटें हैं वह थी जिसमें एंग्लो इंडियन भी शामिल था। तो इसमें 2 एंग्लो इंडियन को माइनस कर दिया यानी कि समाप्त कर दिया गया, तो कितनी सीटें बची गई? 543। तो जो लोकसभा के एमपी होते हैं यानी जो सांसद होते हैं वह 543 सांसद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तथा राज्यसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं? 250 सीटें राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकती हैं। लेकिन कितनी सीटें भरी गई थे? 245, जिसमें से 233 सीटें जो हैं वह निर्वाचित सीटें हैं यानी कि इलेक्टेड सीटें हैं, यानी कि जो एमपी है यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो ये 12 सीटें हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वह कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, साइंस के, कला के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से एंड विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय भी होते हैं लेकिन 2 आंग्ल भारतीयों को अब समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें वर्तमान में सीटें देखें तो 243 है। लेकिन जो चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा के एमपी वो 233 है, क्योंकि यह इलेक्टेड होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें केंद्र के जो एमपी होते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 543 और 233। ये राज्यसभा के हैं और ये लोकसभा के हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 7 एंड 7, यानी कि 776 एमपी जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तथा राज्यों में जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनकी संख्या लगभग कितनी है? 4120 एमएलए हैं। यह सभी राज्यों के एमएलए हैं। टोटल मेंबर यहां पर देखें, हम टोटल देखें तो यहाँ पर टोटल देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 4896 लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यही लोग होते हैं जो राष्ट्रपति को चुनते हैं और हमारा राष्ट्रपति इन्हीं के द्वारा ही बनाया जाता है। तो जो एमएलए की संख्या है ये सभी राज्यों के जो निर्वाचित एमएलए होते हैं उनकी संख्या है 4120 है। यहाँ पर हम एकरूपता की बात की, यानी कि मेजरमेंट जो होता है, एकरूपता का मतलब यह है कि सभी राज्यों के जो एमएलए होते हैं उनके मापन में जो वोट वैल्यू होगा, उनके मेजरमेंट का जो भी प्रोसेस होगा वह एक समान होगा, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होगा, एक रूपता होगा, उसमें असमानता नहीं होगा। तथा एमपी और एमएलए का वोट वैल्यू होगा तथा समतुल्यता, यानी कि एमपी और एमएलए का जो भी वोट वैल्यू होगा वह समान होगा, यानी कि एक समान होगा। इसी को कहते हैं हम समतुल्यता। आर्टिकल 55 का क्लॉज 3 क्या कहता है? गुप्त मतदान होगा राष्ट्रपति का एंड अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एंड एकल स्थानांतरित मत प्रणाली के द्वारा होगा। इसके विषय में हम अभी बात करेंगे। सबसे मेन इस क्लास में सबसे मेन जो समझने वाली चीज है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में होता है कि आपने किसी को वोट दिया ए को और वो किसी और व्यक्ति को वोट चला जाए। यानी कि मान लीजिए आपने किसी एक उम्मीदवार को चुना और उसको वोट दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उस उम्मीदवार को वह वोट नहीं जाएगा, किसी और को वोट मिल जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ऐसा होता है। आगे इसके विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और जो इसमें जनसंख्या का आधार वर्ष होगा 1971 जनगणना के आधार पर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एंड एकल स्थानांतरित मत प्रणाली के विषय में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आर्टिकल 55 का क्लॉज 3 क्या कहता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसको हम यहाँ पर समझते हैं ये क्या होता है। इसे हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एंड एकल स्थानांतरित मत प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक तरह से इसका क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसे हम पीआरएस सिस्टम भी कहते हैं, इसे हम पीआरएस शॉर्ट में कहते हैं। तथा एक सिस्टम और होता है जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, यानी कि FPPS सिस्टम, FPPS सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, सबसे आगे निकलने की पद्धति। यह सामान्यतः इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वह सामान्यतः प्रत्यक्ष चुनाव में इस सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में हमारे देश में जैसे लोकसभा का चुनाव और एमएलए और पंचायतों के सदस्यों का चुनाव होता है। इसे कहते हैं सबसे आगे निकलने की पद्धति या सबसे आगे खंभा छूने की पद्धति। जो सबसे पहले खंभा छू लेगा वही विजेता होगा या वही विजयी होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूनतम कोटा नहीं होता है। इसे हम अभी समझेंगे न्यूनतम कोटा क्या होता है। इसमें जो वोट होता है वो वोट क्या होता है, वो उम्मीदवार को दिया जाता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार उठते हैं तो उसमें उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है, ना कि किसी पार्टी को वोट दिया जाता है। वहाँ पर उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, उम्मीदवार के आगे जो भी सिंबल होता है उनके वोट दिया जाता है। इसका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वह छोटा होता है। ऐसे जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, जैसे ये जो क्वेश्चन है वह छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम इनसे क्लियर करते चल रहे हैं। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वह छोटा होता है, यानी कि मान लीजिए जैसे एमपी या लोकसभा, यूपी में 80 सीटें हैं, तो एक तरह से देखा जाए जो निर्वाचन क्षेत्र है यूपी का वह एक छोटा है। और इसमें क्या है, इसके जो चुनाव होता है डायरेक्ट है वह पूरे देश में होता है, यानी कि पूरे भारत में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने माना एक लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, जिसमें से 2 लाख मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र में है, ठीक। तो उसमें उस निर्वाचन क्षेत्र में 10 उम्मीदवार जो है वह चुनाव में खड़े हुए, यानी कि उतरे। वहाँ पर जब वोटिंग हुई तो 1.4 लाख, यानी कि 1,40,000 की लगभग वोटिंग हुई। 60,000 लोगों ने वोट में भाग ही नहीं लिया, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। लगभग 60% लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, 40,000 वोट पाकर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह 40,000 वोट पाकर शीर्ष पर है, यानी कि 1.4 लाख में उसने 40,000 वोट पाए और 1 लाख वोट जो है वह 9 उम्मीदवारों में बट गए। लेकिन जो 9 उम्मीदवारों में 1 लाख वोट बटे हैं, किसी का भी वोट 40,000 से ऊपर नहीं है, वो केवल एक्स व्यक्ति का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम FPPS सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या है, तो ये 40,000 वोट पाकर 2 लाख वोटर हैं और 1.4 लाख की वोटिंग हुई है। उसमें से देखा तो 40,000 जनता ने ही इस उम्मीदवार को पसंद किया, फिर भी यही उम्मीदवार उस क्षेत्र का मतलब कि विजेता हो गया, यानी कि विजयी हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो बाकी जो 1 लाख वोटर, 1 लाख जैसे 2 लाख मतदाता हैं, तो 1 लाख वोटरों ने इसे पसंद ही नहीं किया तथा 60,000 लोगों ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि इसे आधी से ज़्यादा जनता पसंद ही नहीं करती है, फिर भी ये चुनाव जीत गया। तो एक तरह से इस चुनाव सिस्टम की एक कमी है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में इस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा देश का जो संवैधानिक प्रमुख है, 2 राष्ट्र का अध्यक्ष है, उसके चुनाव में मान लीजिए ऐसा हो कि देश की आधी से कम जनता भी उसके चुनाव में मतलब इच्छुक नहीं है, उसको पसंद नहीं करती है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो चुनाव होते हैं वह छोटे चुनाव में तो रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बड़े चुनाव में ऐसे रिस्क नहीं लिए जा सकते हैं। हालांकि यह चुनाव थोड़ा सरल होता है और आसान होता है, आम जनता को समझने में आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए हमारे देश में इस चुनाव को मतलब कि कराया जाता है। इसमें लोकसभा का, एमएलए का और पंचायत का चुनाव इसमें इसी पद्धति के द्वारा ही होता है। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह डायरेक्ट चुनाव में ही गिना जाता है। अब यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है,
इसे हम शॉर्ट में PRS सिस्टम कहते हैं। यह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि यह क्या होता है, मतलब इसमें किसका किसका चुनाव होता है। तो इसमें राष्ट्रपति का हमारे होता है, उपराष्ट्रपति, MP या राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका, तथा MLC का चुनाव होता है। इसी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मतलब यह है कि जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, सबका अपना रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि एक रेशियो में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होगा चुनाव में। यहाँ पर हम और बेहतर समझने के लिए इसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में एक लिस्ट सिस्टम होता है। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, ये इसी का एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक हिंदू पार्टी है तथा एक मुस्लिम पार्टी है तथा एक कोई अदर्स पार्टी है। 100 सीटों पर इलेक्शन हुए, 100 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें हिंदू पार्टी की जो उस निर्वाचन क्षेत्र में पूरे भी 60% की आबादी है तथा मुस्लिम पार्टी के 25% आबादी है तथा अदर्स पार्टी की 15% आबादी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी वर्ग के लोग चाह रहे हैं कि हमारे ही वर्ग के, हमारे ही समुदाय के लोग ही चुनाव में जीतें और हमारा ही प्रतिनिधित्व करें। सभी वर्ग अपने अपने समुदाय के लोगों को ही वोट देना चाहता है। तो मान लीजिए हिंदू की जनसंख्या 60% है, मुस्लिम की 25 एंड अदर्स की 15। तो हिंदू पार्टी के जो जनसंख्या है वह 60% मान लीजिए वो हिंदू पार्टी को दिया, और मुस्लिम पार्टी को 25% जो उनकी जनसंख्या उन्होंने मुस्लिम पार्टी को वोट दिया, और 15% अदर्स पार्टी जो उनको वोट दिया। तो यहाँ पर ये जो पार्टियां हैं, हिंदू पार्टी, मुस्लिम पार्टी, अदर्स पार्टी, ये 100 सीटों पर 1 से लगाया 100 तक सभी उम्मीदवारों को लिस्ट जैसे कि जारी कर देती है, जिसमें से मान लीजिए 60% हिंदू पार्टी वोट पाई, तो 1 से लेकर 60 तक जो उम्मीदवार होंगे हिंदू पार्टी के वह विजयी होंगे, 60 सीटें उन्हें मिलेंगी, तथा मुस्लिम पार्टी को 1 से लेकर 25 तक जो उनके उम्मीदवार होंगे उनको विजयी माना जाएगा, तथा अदर्स पार्टी के 15 सीट मिलेगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 60 सीटें हिंदू पार्टी को मिली, 25 सीटें मुस्लिम पार्टी को मिली एंड 15% अदर पार्टी को मिली। इसका मतलब सभी वर्ग का एक रेशियो में सीट मिल रहा है। इन तीनों वर्गों का एक प्रतिनिधित्व है अपना चुनाव में, इलेक्शन में। तो यहाँ पर इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी कि सभी वर्ग का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में अपना प्रतिनिधित्व है। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वोट जो है वह उम्मीदवार को नहीं दी जा रही है, तथा यहाँ पर वोट पार्टी को दी जाती है, तथा निर्वाचन क्षेत्र जो होता है इसका बड़ा होता है। जैसे कि MP या राज्यसभा, मान लीजिए MP या राज्यसभा, पूरे राज्य के MLA जो है वह वोट करते हैं। राज्यसभा में जब राज्यसभा के जो MP होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनका जब चुनाव होता है तो सभी राज्यों के जो MLA होते हैं वह वोट करते हैं। उनके वोट के द्वारा ही मतलब कि बनाया जाता है राज्यसभा के मेंबर को। इसका मतलब क्या है, राज्य के मतलब जितने MLA पूरे आ गए, इसका मतलब क्या है, निर्वाचन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम कहते हैं इनका निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। इसमें न्यूनतम कोटा तय होता है, यानी कि न्यूनतम कोटा से यदि आप कम वोट पाएँ तो आप विजेता नहीं होंगे, आप विजयी नहीं होंगे। चाहे 10 उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जो है न्यूनतम कोटा के प्लस ऊपर नहीं गया है तो कोई भी उम्मीदवार वो विजयी नहीं माना जाएगा। यह न्यूनतम कोटा आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे इसे। न्यूनतम कोटा का फार्मूला होता है वैध मत बटे कुल निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार, यहाँ पर +1 करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद +1 कर देंगे तो हमारा न्यूनतम कोटा निकल जाएगा। यहाँ न्यूनतम कोटा को निकालने से पहले हम आर्टिकल जो 55 का क्लास 2 है, MP जो वोट वैल्यू है MP और MLA का, उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं वोट वैल्यू क्या होती है, यानी कि वोट वैल्यू क्या होती है। जैसे पीछे हमने इसके विषय में बात की है कि आर्टिकल 55 का क्लास 2 में MP और MLA का वोट वैल्यू की बात की गई है। आर्टिकल 55 का क्लास 2 में यह है कि वोट वैल्यू ऑफ MP MLA, यानी कि MP और MLA का वोट वैल्यू क्या होता है। आर्टिकल 55 का क्लास 2 यानी कि वोट वैल्यू ऑफ MP और MLA का जो मत मूल्य है वह क्या होगा। तो हम मत मूल्य निकालेंगे, हम यहाँ एक MLA का वोट वैल्यू निकालेंगे।
तो एक एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकलता है, वह इस फार्मूले से निकलता है। यह फार्मूला क्या कहता है, राज्य की कुल जनसंख्या, यदि किसी राज्य की वोट वैल्यू निकालना है एमपी के वहाँ के, तो राज्य की कुल जनसंख्या लिया जाएगा ऊपर, तथा नीचे बटे में राज्य के कुल निर्वाचित एमएलए, यानी कि राज्य में कितने निर्वाचित एमएलए होने वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पर ली जाएंगी। इस संख्या को भाग देने पर यह संख्या जो है काफ़ी बड़ी आती है, यानी कि जो वोट वैल्यू होता है वह काफ़ी बड़ी संख्या में आता है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सभी राज्यों के लगभग, मान लीजिए यूपी का निकालना हो या राजस्थान का निकालना हो, तो वहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इसको छोटा करने के लिए, इस वोट वैल्यू को छोटा करने के लिए 1/1000 से हम मतलब भाग दे देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो वोट वैल्यू होता है उसकी जो संख्या होती है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राजस्थान राज्य को हम यहाँ पर लेते हैं। राजस्थान राज्य में कितने एमएलए हैं, 200 एमएलए हैं। अब हमने राजस्थान राज्य ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हमें आसान होगा, इसलिए यहाँ पर हम राजस्थान राज्य को लिया। हाँ, यूपी भी हम ले सकते हैं, कोई भी राज्य ले सकते हैं। तो राजस्थान राज्य में 200 एमएलए हैं। 200 एमएलए में एक एमएलए का हमें वोट वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक एमएलए का वोट वैल्यू, तो एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने के लिए राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या हमें लेना पड़ेगा तथा बटे में निर्वाचित होने वाले एमएलए की संख्या। पर ध्यान रहे, ये जो जनसंख्या यहाँ पर लिया जाएगा यह 1971 की जो जनगणना में जनसंख्या दी गई है उसी जनगणना को यहाँ पर, उसी जनसंख्या को यहाँ पर हमें लिया जाएगा। तो यहाँ पर 1971 का जो जनगणना की में जो जनसंख्या थी राजस्थान राज्य की, उसको यहाँ पर हमने ले लिया है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या थी राजस्थान राज्य की 1971 में, 2,57,65,810, यानी कि 2,57,65,810। इतनी जनसंख्या 1971 की जनगणना में राजस्थान राज्य की थी। इसको 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको हम 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह एक एमएलए का जो आता है वैल्यू 129 लगभग आता है। यदि 0.5 है तो 0.5 से ऊपर है तो हम इसको 130 कर लेंगे। यदि मान लीजिए 129.4 हो तो हम यहाँ पर 129 ही लेंगे। तो मान लीजिए लगभग ये 129 आता है, तो हम यहाँ पर 129 एक एमएलए का राजस्थान राज्य का वोट वैल्यू निकल गया। अब हमें 200 एमएलए का निकालना है, तो सीधा सीधा है 200 में 129 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 129 का 129 दूना 258 00, यानी कि 25,800 राजस्थान राज्य की टोटल एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो 25,800 वोट है। इसी तरह हम सभी राज्यों का एक एक करके निकाल लेंगे। तो सभी राज्यों के निकालने के बाद जो 2012 का आंकड़ा है, जब हमारे प्रणब मुखर्जी साहब हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, तो उस टाइम सभी राज्यों के एमएलए का जो वोट वैल्यू था 5,49,474। 5,49,474 वोट वैल्यू सभी राज्यों का निकला था 2012 के आंकड़ा में। 2012 की इसमें लगभग 4120 जो एमएलए थे, जो अभी मैंने बताया है, और 776 एमपी। अब यहाँ पर हमें एमएलए का तो वोट हमें पता चल गया। यहाँ पर एक एक करके सभी को निकाल लिया जाएगा। मैंने यहाँ पर राजस्थान राज्य का निकाल कर समझाया। यहाँ पर टोटल इतना आया था 5,49,474, यह 2012 का आंकड़ा है। इतने एमएलए का वोट वैल्यू। इसी तरह हम एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कि कितने निर्वाचित कुल टोटल मेंबर थे 776, इन मेंबरों का वोट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एमपी का वोट वैल्यू। एक एमपी का वोट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें फार्मूला लगाएंगे। एक एमपी का वोट वैल्यू जो होता है वह सभी राज्यों के, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, सभी निर्वाचित एमएलए की मतों का मूल्य बटे में सभी
निर्वाचित एमपी की संख्या, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर जो भी निर्वाचित संख्या है, यहाँ पर सभी निर्वाचित एमएलए की मतों का मूल्य यहाँ पर कितना हमने निकाला है 5,49,474, और सभी निर्वाचित एमपी की संख्या कितनी है, संख्या यहाँ पर निर्वाचित राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा से 776 है ये, लोकसभा और राज्यसभा से जो निर्वाचित एमपी है। तो यहाँ पर हम 5,49,474 सभी राज्यों के एमएलए का वोट मूल्य यहाँ पर रखेंगे, तथा जो निर्वाचित होने वाले एमपी हैं उनकी संख्या से भाग देने पर, तथा 1,000 1/1000 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ पर 1/1000 से डिवाइड करने के बाद यह संख्या कितनी आई है 708, यानी कि एक एमपी का जो मत मूल्य है वह 708 है। अब एक एमपी का निकल गया, इसी तरह हमें 776 एमपी का निकालना है, तो सभी एमपी का वोट वैल्यू 708 से 776 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आता है 5,49,508। तो यहाँ पर देख सकते हैं 508 और 474, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लगभग में अंक में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम वोट वैल्यू निकाल लें, तो लगभग में ऐसा हो सकता है कि लगभग में आए संख्या एकदम इक्वल ना हो। तो यहाँ पर यह क्या है, यह लगभग में, इसी को हम कहते हैं समतुल्यता राज्यों में और केंद्र में। इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल कुल वैध मत निकल जाएगा। इनको ऐड करने के बाद 10,98,882, ये जो क्या है, यह टोटल वोट है। और कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 4320 और 776 एमपी, यानी कि 6, 9 और 8, 4,896 क्या है, वोटर्स हैं, ये वोटर्स हैं। लेकिन जो इनके वोट हैं ये कितने हैं, 10,98,882, यह टोटल इनके वोट्स हैं। इसी को कहते हैं कुल वैध मत। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो हमारा चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि हमने बात कहा था कि न्यूनतम कोटा क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव तथा जो भी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव, और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव में न्यूनतम कोटा तय होता है। तो न्यूनतम कोटा क्या होता है, न्यूनतम कोटा का फार्मूला होता है कुल वैध मत बटे निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार की संख्या +1 यहाँ कर देंगे, तथा यहाँ पर +1 कर देंगे। इसका मतलब क्या है, निर्वाचित होने वाले, यहाँ पे कुल वैध मत, निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि यहाँ पर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित कितने व्यक्ति होते हैं, केवल एक व्यक्ति होता है, इसलिए यहाँ पर हम एक व्यक्ति रखेंगे। अब न्यूनतम कोटा को समझने के लिए, जैसे कुल वैध मत कितना निकला था हमारे राष्ट्रपति का, एमएलए और एमपी को मिलाकर 10,98,882, इसको हम सिंपल में समझने के लिए 100 मान लेते हैं। इसको हम समझने के लिए 100 माना, तो न्यूनतम कोटा मान लीजिए तय होता है। कुल वैध मत हमने 100 माना, तो यहाँ पर 100 रख देंगे। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार कितने हैं, 1, तथा +1 कर देंगे, यहाँ पर +1, 1 + 1 2 हो जाएगा, +1, 1 + 1 2, 100 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आएगा, 50 में एक जुट जाएगा 51, यानी कि न्यूनतम कोटा जो निकला है वो 51 निकला है। 50+ जो भी वोट पाएगा वह विजयी माना जाएगा। उससे कम मान लीजिए वोट पा रहा है तो कोई भी कैंडिडेट, उम्मीदवार या विजयी नहीं माना जाएगा। इसको आगे और हम अच्छे से समझेंगे। अभी जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, PRS सिस्टम, राष्ट्रपति के चुनाव में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि इसमें सिंगल व्यक्ति का चुनाव होता है, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम से, इसी PRS सिस्टम का एक टाइप होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एकल स्थानांतरित मत प्रणाली। इसे हेयर नाम के व्यक्ति के ने इस सिस्टम का इजाद किया था। इस सिस्टम को हेयर सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे UPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम, अगर ऑप्शन में रहता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो सबसे पहले हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को लगाएंगे। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो PRS सिस्टम को हम
ऑप्शन में लगाएंगे। अगर पीआरएस भी नहीं रहता है तो इनडायरेक्ट को हम ऑप्शन में टिक करेंगे। तो ये क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको हम बहुत ही अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। यही इस चैप्टर में सबसे खास चीज़ जो है यही है। यह जो वोटिंग होती है राष्ट्रपति की वोटिंग, वह प्राथमिकता आधारित वोटिंग होती है तथा मोर देन 50% पहली प्राथमिकता मानी जाएगी। अब प्राथमिकता आधारित वोटिंग क्या होती है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, किसी भी एग्जाम का आपने फॉर्म भरा, आप चाहते हैं कि मेरा जो पहला एग्जामिनेशन सेंटर हो वह मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वह आपकी पहली प्राथमिकता है। तथा दूसरी प्राथमिकता आपने कोई और डिस्ट्रिक्ट रखा तथा तीसरी प्राथमिकता में कोई और डिस्ट्रिक्ट रखा। मतलब कि पहली प्राथमिकता आपने होम डिस्ट्रिक्ट चुना, दूसरी प्राथमिकता कोई और डिस्ट्रिक्ट चुना और तीसरी प्राथमिकता कोई और डिस्ट्रिक्ट चुना। पहली प्राथमिकता आपने होम डिस्ट्रिक्ट चुना है, यदि वहाँ पर सीटें पूरे एग्जामिनेशन के लिए भर जाती हैं, तो यदि आपका चयन नहीं हो पाता है उस होम डिस्ट्रिक्ट में आपके एग्जामिनेशन का है, तो आपको दूसरी प्राथमिकता में देखा जाएगा कि वहाँ पर संख्या खाली एक नहीं, तो दूसरी प्राथमिकता में आपको दिया जाएगा। इसी को कहते हैं प्राथमिकता आधारित। जैसे कि नौकरी में आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो ऊपर से नीचे पोस्ट जो दिया रहता है कि पहली प्राथमिकता में आप किस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे यूपीएससी में होता है कि पहली प्राथमिकता में आप आईपीएस को रखना चाहते हैं या आईएएस को रखना चाहते हैं। उसमें 22 या 22 या 24 तरह के पोस्ट होते हैं जो सीरियल वाइज में रखे जाते हैं। तो यह प्राथमिकता आधारित वोटिंग होती है, यानी कि जो राष्ट्रपति का वोटिंग होता है, मत जो दिया जाता है वह प्राथमिकता आधारित होता है। अब इसको और आगे हम अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक बैलेट पेपर है, यह एक बैलेट पेपर है। आपने उम्मीदवार है, आप कोई उम्मीदवार है, उम्मीदवार जो है वो उठे हैं, जैसे ए है, बी है और सी है और डी, 4 उम्मीदवार जो है और राष्ट्रपति के चुनाव में उठे हैं। तो जो मतदाता होंगे, मान लीजिए ये एक्स मतदाता है, उसने क्या कि जो बी है वह पहली प्राथमिकता है, मैं चाहता हूं सबसे पहले बी बने राष्ट्रपति। यदि बी नहीं बन पाए तो ए को राष्ट्रपति बना दिया जाए, यदि ए भी ना बने तो सी को बना दिया जाए राष्ट्रपति, सी भी ना बन पाए तो डी को बनाया दिया जाए राष्ट्रपति। वो केवल एक मतदाता ने ऐसा चुनाव में वोट दिया। यदि ये मतदाता चारों को एक एक कर देता है तो यह इसका वोट जो है इनवैलिड माना जाएगा। मान लीजिए इस तरह से सभी मतदाता ने वोट किया। पहली राउंड के काउंटिंग में ए को 40 वोट मिले, बी के 30 वोट मिले तथा सी को 20 वोट मिले और डी को 10 वोट मिले। इसका मतलब क्या है, ए को पहली प्राथमिकता में 40 लोग ऐसे हैं कि ए को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और बी को 30 लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और सी को 20 लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। इसी तरह डी को केवल 10 लोग राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ए को मिला है वोट पहली प्राथमिकता में, तो ए को ही राष्ट्रपति बना दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो राष्ट्रपति बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने पढ़ा था न्यूनतम कोटा। यहाँ पर जब तक ये न्यूनतम कोटा नहीं किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसी को न्यूनतम कोटा इसमें निर्धारित होता है, यानी कि इसमें से अब कोई भी जो कैंडिडेट उम्मीदवार है वह राष्ट्रपति नहीं बन पाया। अब हम इसी को सेकेंड राउंड की काउंटिंग करेंगे। अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग क्या होता है, सेकेंड राउंड की काउंटिंग क्या होता है, तो इसको समझेंगे ध्यान से हम। सेकेंड राउंड की काउंटिंग, जैसे सेकेंड राउंड की काउंटिंग में सबसे कम जो वोट पाया है उसे हम बाहर कर देंगे, यानी कि टाटा बाय बाय कर देंगे कि आप अगली बार आइएगा और चुनाव लड़िएगा। तो जो ये 10 वोट है, ये 10 वोट इन तीनों को में बट जाएगा। वो कैसे बटेगा यहाँ हम समझेंगे। डी को जो फर्स्ट प्राथमिकता जो है 10 लोगों ने दिया था, वह फर्स्ट प्राथमिकता डी को 10 लोगों ने दिया था, वह 10 लोग
सेकेंड प्राथमिकता भी तो किसी को दिए होंगे, तो यहाँ पर सेकेंड प्राथमिकता देखी जाएगी। तो सेकेंड प्राथमिकता में किसको किसको वोट मिल सकता है? ए को मिल सकता है, बी को मिल सकता है, सी को मिल सकता है। माना हमने 10 में से ए को 1 वोट मिला और बी को 7 वोट मिला एंड सी को 2 वोट मिला। यह सेकेंड प्राथमिकता में वोट मिला इनको। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो यह 1 वोट इसमें ऐड हो जाएगा और यह 7 वोट बी में ऐड हो जाएगा और यह 2 वोट सी में ऐड हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे जो डी का वोट है वह इन तीनों में ट्रांसफर हो रहा है, इन तीनों में ट्रांसफर हो रहा है। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि आपने वोट किसी और को दिया और वह वोट किसी और को जा रहा है। यानी कि पहली प्राथमिकता जिसको आपने दिया था वह तो बाहर हो गया, लेकिन दूसरी प्राथमिकता जिसको आपने दिया था वह उनको मिला। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। एक ही वोट है आपका लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया ए, बी और सी को। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। यह 41 हो गया, यह कितना हो गया? 37। तो यह कितना हो गया? 22। अब दुविधा की बात यह है, सेकेंड राउंड के काउंटिंग में भी न्यूनतम कोटा हमारा फुलफिल नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर फिर पुनः हम थर्ड राउंड की काउंटिंग करेंगे, यानी कि थर्ड राउंड की काउंटिंग करेंगे। थर्ड राउंड की काउंटिंग में हम सबसे कम इन उम्मीदवारों में से जो वोट पाया यानी कि सी पाया है, इसको हम बाय बाय कर देंगे भैया, कि आप फिर अगली बार आइएगा और चुनाव लड़िएगा। तो इनको हम बाय बाय कर देंगे। तो सी को कितने वोट मिले हैं? 22 वोट मिले हैं। सी को 20 वोट प्लस 2 यानी कि 22 वोट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सी को जो 20 वोट है यह प्रथम प्राथमिकता में मिला है। फर्स्ट प्राथमिकता में 20 लोगों ने पहली प्राथमिकता में इसे सी को पसंद किया है। सेकेंड प्राथमिकता में जो सी का सेकेंड प्राथमिकता में डी का जो वोट है सेकेंड प्राथमिकता में सी को मिला है। यहाँ पर जो डी का वोट है, ये 2 वोट क्या है? डी का जो वोट है वो ट्रांसफर हुआ है, सेकेंड प्राथमिकता में सी को मिला है। तो यह सी को मिला सेकेंड प्राथमिकता में। अब इस यह 2 वोट जो डी का है इसकी थर्ड प्राथमिकता देखी जाएगी। डी को तो फर्स्ट प्राथमिकता पहले मिल ही चुकी है और सी को दूसरी प्राथमिकता में 2 लोगों ने पसंद किया है। अब यह 2 लोग जो हैं वह तीसरी प्राथमिकता में किसको वोट दे सकते हैं? ए को दे सकते हैं या बी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मानना हमने ए और बी, ए को 1 वोट मिला और बी को 1 वोट मिला। होप यू आपको यह समझ आया होगा। यह तीसरे प्राथमिकता में ए और बी को वोट मिला। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ इसे और बेहतर समझने के लिए डी को मैंने वोट दे दिया पहली प्राथमिकता में, सी को दूसरी प्राथमिकता में मैंने दे दिया, तो तीसरी प्राथमिकता में मैं किसको वोट दे सकता हूँ? ए को दे सकता हूँ या बी को दे सकता हूँ। तो इसी तरह तीसरी प्राथमिकता में जो डी को फर्स्ट वोट मिला था सेकंड में सी को मिल गया और थर्ड प्राथमिकता में ए और बी को मिलेगा। माना हमने 1 वोट ए को मिला, 1 वोट बी को मिला। अब सी को 20 वोट जो प्रथम प्राथमिकता में मिला था उसका हम सेकेंड प्राथमिकता देखेंगे। यह 20 लोग सेकेंड प्राथमिकता में किसको किसको वोट दे सकते हैं? तो सेकेंड प्राथमिकता में ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं एंड डी को दे सकते हैं। ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, डी को दे सकते हैं। अब दुविधा की बात है यहाँ पर डी को भी वोट दिया गया है और डी पहले ही बाहर हो चुका है। डी तो पहले ही बाहर हो चुका है लेकिन डी को भी यहाँ वोट मिला है। हमने माना, इसको अभी देखेंगे हम, ए को यहाँ पर 5 वोट मिले, बी को यहाँ पर 12 वोट मिले और डी को 3 वोट मिले। अब डी को सेकेंड प्राथमिकता में मिला है, डी लेकिन पहले ही बाहर हो चुका है तो डी को तो फिर वोट मिल नहीं सकता है। और यह सी को फर्स्ट प्राथमिकता में वोट मिला है, सी भी बाहर हो चुका है। अब तृतीय प्राथमिकता यानी थर्ड प्राथमिकता में किसको किसको वोट मिल सकता है? ए को मिल सकता है और ए को मिल सकता है और बी को मिल सकता है।
तो हमने माना ए को 1 उठ गया एंड बी को 2 उठ गया। यह तीसरी प्राथमिकता में यह उठ गया। अब सभी वोटों को हम गिनती कर लेंगे। जैसे कि माना यहाँ पर ए को कितना वोट मिला, बी को कितना मिला, तो ए को 1 यहाँ का, 1 यहाँ का और 5 यहाँ का, तथा बी को 12 यहाँ का, 2 यहाँ प्लस 1 यहाँ। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 15, ये टोटल कितना हो गया 22। तो ये जो सी को वोट मिला था ये ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला गया, ए और बी को। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। होप यू आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में ना आया तो पुनः वीडियो को ध्यान से सुने तथा ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। तथा इसे आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि हमने पहली प्राथमिकता किसको दिया था और दूसरी प्राथमिकता किसको दिया था और तीसरी प्राथमिकता किसको दिया था। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वह 4 प्राथमिकता से वोट देगा, 4 व्यक्ति यहाँ पर हैं। इसी प्रकार यहाँ पर वोट मिला है तो 22 वोटें हो गए। तो यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर ऐड कर लेंगे किसको, 7 को तथा 12 यानी कि 15 बी में ऐड कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे 41 और 7 कितना हो गया 48। ये कितना हो गया 2 5। तो यहाँ पर जो बी है वह हमारा राष्ट्रपति बन चुका है, प्रेसिडेंट। ए जो है राष्ट्रपति नहीं बना, बी हमारा राष्ट्रपति बन चुका है। ए पहले आगे चल रहा था लेकिन ए राष्ट्रपति नहीं बना, बी बन गया। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया हो। यदि आपको समझ में नहीं आया तो पुनः इस वीडियो को देखें। मैंने इस चैप्टर को यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में संपूर्ण जितनी भी बातें हो सकती थी उसको मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आया हो। यदि आपको यह क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।